मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। चलिए जी, कैश बजट आज कंप्लीट करना है हमें। लो जी, तो लास्ट टाइम हमने कुछ बेसिक सी बात और पढ़ी थी। जैसे एक हमने पढ़ा था क्रेडिट पीरियड ऐसे दे सकता है वो 1/5 मंथ। क्या मतलब था इसका? 1/5 यानी 20% क्रेडिट है, इसका मतलब 80% कैश है। यानी इसका मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं 80% सेम मंथ एंड 20% नेक्स्ट मंथ, है ना। और बाकी हमने कुछ प्रैक्टिस के क्वेश्चंस किए थे, चेक कर लीजिए। कुछ डाउट? बढ़े आगे जी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए ध्यान से। आर, ए एंड के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, 3 सीए हैं, आर पार्टनर्स ऑफ द फर्म आर एंड एसोसिएट्स स्पेशलाइजिंग इन द एरिया ऑफ कॉर्पोरेट ऑडिट, टैक्सेशन एंड प्रोजेक्ट कंसल्टेंसी। 3 सीए हैं। अच्छा बताइए, सीए हैं ये क्या कंपनी बना सकते हैं ऑडिट के लिए? 3 सीए हैं, हमें ऑडिट करना है। मान लीजिए अमित सर, मैं और कोई और हैं, हम तीनों लोग मिलकर क्या ऑडिट करने के लिए कंपनी बना सकते हैं? क्यों क्यों नहीं बना सकते भाई? बना सकते हैं, कंपनी नहीं। वजह क्यों ऐसा कह रहे हैं? पार्टनर्स की लायबिलिटी कितनी होती है? अनलिमिटेड या लिमिटेड? पार्टनर्स की लायबिलिटी कैसी होती है? और शेयर होल्डर की लिमिटेड होती है, सब्जेक्ट टू फेस वैल्यू। वो पैसे देगा, बात खत्म हो जाएगी। तो सोचिए किसी कंपनी में फ्रॉड करा दिया मैंने एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, और मैं कंपनी बनाकर काम कर रहा हूं, मैं तो भाग जाऊंगा, मुझे कौन पकड़ेगा? तो इसलिए सीए बनने के बाद आप सीए फर्म बना सकते हैं, क्योंकि वहां पार्टनर बनेंगे। आप पार्टनर बनेंगे तो आपकी लायबिलिटी कैसी होगी? अनलिमिटेड होगी। अनलिमिटेड होगी तो पक्की बात है फिर आप फ्रॉड करने की नहीं सोचेंगे, वरना दिमाग में क्या चलता रहेगा। तो ये 3 पार्टनर हैं, पार्टनरशिप फर्म है। प्रॉफिट्स के फोरकास्ट दिए हैं 6 महीनों के, ठीक है जी। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर। इनकी इनकम आ रही है 3 जगह से, ऑडिट से। ये क्या है? कॉर्पोरेट ऑडिट क्या है? कंपनीज के ऑडिट है ना। टैक्सेशन से, कंसल्टेंसी से। कुछ एक्सपेंसेस हैं, ये सब एक्सपेंसेस में डेप्रिसिएशन है, रेंट है, स्टाइपेंड। व्हाट इज दिस स्टाइपेंड? स्टाइपेंड क्या होता है? देखिए, एक वर्ड होता है सैलरी, एक होता है वेजेस, एक होता है रेम्युनरेशन, एक होता है स्टाइपेंड। क्या फर्क है? सैलरी और वेजेस। वेजेस माने वो वर्कर जो फिजिकल काम कर रहा है और उसे हम जो पैसे दे रहे हैं, दैट इज वेजेस। जो पर्सन मेंटली काम कर रहा है, कंप्यूटर ऑपरेटर, उसे क्या देंगे हम? सैलरी, वेजेस, सैलरी देंगे उसे। अब रेम्युनरेशन, जो सैलरी दे रहे हैं किसी खास पोस्ट पर बैठा है पर्सन। टीचर को सैलरी मिलती है, प्रिंसिपल को सैलरी विद रिगार्ड इज नोन एज रेम्युनरेशन। सैलरी विद रिगार्ड इज नोन एज रेम्युनरेशन। जैसे एमएलए एमपीज को क्या मिलता है? रेम्युनरेशन मिलता है, क्योंकि खास पोस्ट पर बैठे हैं। स्टाइपेंड, सीखते सीखते जो सैलरी मिले, काम सीखते सीखते जो सैलरी मिले, तो उसे सैलरी ना कहकर क्या बोल देते हैं? स्टाइपेंड। मुझे स्टाइपेंड मिला तो आप समझ जाओ मैं कहीं जॉब कर रहा हूं लेकिन उस काम में परफेक्ट नहीं, अभी सीख रहा हूं, तो वो सैलरी जो मैं सीखते सीखते मिल रही, दैट इज नोन एज स्टाइपेंड। टेलीफोन है, ऑफिस है, ट्रैवलिंग, ट्रेनिंग, ट्रेवल एंड कन्वेंस। क्या फर्क होता है ट्रेवल कन्वेंस में? हाँ जी, ट्रेवल एंड कन्वेंस। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस एंड कन्वेंस एक्सपेंसेस? ये इंटरव्यू में पूछते हैं अक्सर। जब आप सीए इंटर में ट्रेनिंग के लिए जाएंगे ग्रुप 1 के बाद, तो सबसे पहला क्वेश्चन ज्यादातर सीए ही पूछ लेते हैं कि अच्छा बेटा ट्रेनिंग करनी है, अच्छा बताओ क्या फर्क होता है? ट्रैवल मतलब कि हम बाहर जा
रहे हैं घूमने, नो ट्रैवल एक्सपेंस। और कन्वीनियंस मतलब जैसे हम बस से जा रहे हैं ऑफिस में, मतलब अपने वर्क प्लेस पे जाने के लिए जो हमारा आने जाने का खर्चा है वो कन्वीनियंस वाला। और बेहतर कह सकते हैं विद इन द सिटी जो भी ट्रैवलिंग के खर्चे होते हैं उसे ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस ना बोलकर कन्वेंस बोल देते हैं। और सिटी से बाहर के जो ट्रैवलिंग के खर्चे होते हैं दैट इज नोन एज ट्रैवलिंग एक्सपेंस। अब वो ऑफिशियल काम ही होगा, जाहिर सी बात है, खर्चा डाला हमने, घर का तो खर्चा नहीं होगा। तो विद इन द सिटी अगर आपने कोई मान लो मेट्रो से गए, आप लोकल में दिल्ली में रह रहे हैं आप, तो वो कन्वेंस होगा। आप दिल्ली से मेरठ आ रहे हैं, दैट इज नोन एज ट्रैवलिंग। तो ये सब इंफॉर्मेशन है, कुछ और एडिशनल इंफॉर्मेशन है, रेंट स्टाइपेंड ये सब दिए मैं। और नेक्स्ट पेज पर देखिए करना क्या है, लास्ट की 2 लाइनें पढ़िए नेक्स्ट पेज पर। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ए कैश बजट फॉर ईच ऑफ द 3 मंथ्स। कौन कौन से मंथ है? जुलाई, अगस्त एंड सितंबर। कीजिए जरा कैश बजट बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है ये। कैश बजट ऑफ आर एंड एसोसिएट्स। सीए इंस्टीट्यूट ने 2 ही नाम की परमिशन दी हुई है बस, पता है? सीए बनने के बाद जब हम फर्म बनाएंगे तो पार्टनरशिप फर्म का नाम जो भी आप रखेंगे उसके आगे 2 नाम रख सकते हैं आप, एंड एसोसिएट्स या एंड कंपनी। आर एंड कंपनी रख सकते हैं आप, विजित जैन एंड कंपनी, विजित जैन एंड एसोसिएट्स। पार्टनरशिप फर्म के 2 नाम हो सकते हैं जो सी इंस्टीट्यूट ने बताया है। एंड एसोसिएट्स रख सकते हैं आप या एंड कंपनी। आप देखेंगे जितने भी सी हैं हिंदुस्तान में सबके आगे अगर वो फर्म है तो ऐसे लिखा होगा, एंड एसोसिएट्स होगा या फिर एंड कंपनी। 3 मंथ्स है, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर। के पॉइंट में लिखा है ओपनिंग बैलेंस 25,000 रुपए। ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश है 25। अच्छा, फिगर सब थाउजेंड्स में लिखे हैं तो आप भी ऐसे लिख दीजिए, फिगर से 1000। तो 25,000 को कितना लिखेंगे हम? 25। के पॉइंट में लिखा ना 25,000 है ओपनिंग कैश बैलेंस 1 जुलाई का। ज्यादातर फिगर जैसी हो क्वेश्चन में आप वही फॉलो कीजिए। तो ऊपर इनकम स्टेटमेंट जो है सब थाउजेंड्स में दिए, आप भी ऐसे कर लीजिए। कैश इनफ्लोज 3 तरह से इनकम आती है इनके पास। कॉर्पोरेट ऑडिट, ऑडिट फीस, जे पॉइंट में लिखा है कि फीस कैसे कैसे आती है। जे पॉइंट अगर आप देखें तो उसमें लिखा है भाई फीस कैसे आएगी। कॉर्पोरेट ऑडिट फी विल बी कलेक्टेड इन द मंथ फॉलोइंग। इसका मतलब मई के जो ऑडिट की फीस है कब मिलेगी मुझे? जून में। और जून वाले की जुलाई। तो जुलाई वाला किससे पूछेगा? अगस्त। जून से पूछेगा भाई जून मैंने कितने का काम करा था, क्योंकि वो पैसा इस महीने आना ना। तो क्या लिखूं मैं हिंट के लिए? प्रीवियस मंथ। जुलाई के लिए किससे पूछूंगा? जून से पूछूंगा। जून में देखिए ऑडिट फीस 60 है तो सारी, तो टेंशन नहीं है। 60 बात खत्म। 1 महीने का लैग है, लैग इन पीरियड इज 1 मंथ। ठीक है बात। दूसरी फीस आती है टैक्सेशन। इसमें क्या कह रहे हैं? 50% सेम मंथ, 50% फॉलोइंग। सेम मंथ का 50%, यानी इसका मतलब जून वाले की पेमेंट कब कब आई होगी? 50 तो जून में और 50 जुलाई में। तो जुलाई वाले की 50 तो अपनी आएगी और 50 किसकी आएगी? प्रीवियस मंथ का 50%। ऐसे लिख दूं, है ना? तो पहले सेम मंथ देखिए 50, 40, 60 है, तो 50 का आधा हुआ 25, 40 का मतलब 20, 60 का मतलब 30। सेम मंथ वाले का।
सेम मंथ। जुलाई का आधा जुलाई में आएगा, अगस्त का आधा अगस्त में, सितंबर का आधा। अब जून चलते हैं। जून में कितना था टैक्सेशन? 40 था। 40 का आधा कितना हुआ? 20, 50 का आधा 25, 40 का आधा 20। ये दोनों एक साथ हैं ऐसे। ठीक है बात। तो नया कुछ नहीं सीखने वाले आज हम। आज जो कॉन्सेप्ट सीखने हमने वो उसकी प्रैक्टिस करनी। कॉन्सेप्ट तो कुछ है ही नहीं इसमें खास। तीसरी कौन सी है जी? प्रोजेक्ट कंसल्टेंसी। ये क्या होता है प्रोजेक्ट कंसल्टेंसी? ऑडिट पता है, टैक्सेशन पता है, व्हाट इज प्रोजेक्ट कंसल्टेंसी? प्रोजेक्ट के बारे में बताना कैसे होगा। देखिए, जब भी कोई बिजनेसमैन नया बिजनेस करता है तो बहुत सारी दिक्कतें हैं उसे देखना होता है कि कितने रुपए खर्च होंगे, कितनी सेल हो सकती है, कितने वर्कर्स की जरूरत होगी, कितना बड़ा प्रेमिसेस चाहिए। इस चीज़ों के लिए भी लोग सीए से कंसल्ट करते हैं। हम लोगों के पास आते हैं कि सर हमारी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना दीजिए कि क्या क्या इस प्रोजेक्ट में खर्च होंगे, क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, कितने लोगों की ज़रूरत है, ये जगह कहाँ खरीदें हम, शहर में, गाँव में, सस्ती कहाँ है, महंगी कहाँ है। तो इन चीज़ों के लिए भी हम लोग कंसल्टेंसी देते हैं। कब कब आने हैं पैसे? 2 महीने के बाद। तो मई वाले की पेमेंट कब आएगी? जून में तो आएगी नहीं, जुलाई में। तो प्रीवियस 2 मंथ लिख लो। प्रीवियस 2 मंथ है ना, प्रीवियस 2 मंथ। मई से शुरुआत कर लीजिए आप, है ना। 50, 30, 40, 50, 30 एंड 40। और कुछ नहीं है। जुलाई की टोटल हम कर सकते हैं 180 शायद, है ना। आधा क्वेश्चन हो गया हमारा। इनकम इनफ्लोज हो गए हैं, आउटफ्लोज बचे हैं अभी। देख रहे हैं वक्त कैसे बदलता है। ये वही जगह है जहाँ कहीं गर्मियां लगती थी। मतलब वक्त की खूबसूरती क्या है? वक्त की खूबसूरती है कि आज शादी का जो कार्ड आता है उसमें आपका नाम नहीं है, आपके पेरेंट के नाम से आता है। ये सच बता रहा हूँ। वक्त बदलेगा, आप मेहनत कर रहे हैं, सीए बनेंगे तो आपके नाम से शादी के कार्ड आएंगे घर में, आपकी वैल्यू होगी घर में। अभी आपकी कोई वैल्यू है नहीं, अभी पेरेंट के नाम से आते हैं कार्ड। वो तो सर जब तक हाथ में पैसे नहीं वैल्यू हुई तो वैल्यू और कैसे होगी? वैल्यू तो तभी होगी ना, पैसे भी तो तभी आएंगे जब कुछ होंगे। तो वक्त बदलेगा, मेहनत करते रहिए। कैश इनफ्लोज हो गया हमारा, आइए आउटफ्लोज पर चलते हैं। इसी के नीचे बना रहा हूं मैं, यहाँ स्पेस नहीं है तो मैं यहाँ बनाऊंगा कैश आउटफ्लोज। लो जी, कैश आउटफ्लोज। मेरे किसी एक्सपेंसेस के बारे में अगर क्वेश्चन ना कहे कब पेमेंट करी तो नेक्स्ट मंथ मानते हैं, सेम मंथ, सेम मंथ। अब देखिए डेप्रिसिएशन के बारे में बताया नहीं है इसने कब पेमेंट करी है, क्या माने? डेप्रिसिएशन की पेमेंट करनी होती है कभी? ये कैश एक्सपेंसेस है या नॉन कैश है? तो आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है, शिकार करने के लिए। तो डेप्रिसिएशन की कहीं बात लिखी ही नहीं इसके अलावा। बच्चे सोचते हैं सेम मंथ कहा था सर ने, सेम मंथ कर देते हैं, बट ये कैश बजट है, ये P&L अकाउंट थोड़ी है, तो इसकी कोई चर्चा हम लोग नहीं करेंगे। दूसरा खर्चा क्या है? रेंट। रेंट के लिए ए पॉइंट लिखा है, वो कह रहे हैं रेंट इज पेबल इन एडवांस ऑन द लास्ट डे ऑफ द प्रीवियस क्वार्टर। एक महीने में, एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं? 4, जनवरी, फरवरी, मार्च।
अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त एंड सितंबर, ऐसे होगा ना, 3 होंगे, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। कब कब पेमेंट करी होगी? लास्ट डे यहाँ पेमेंट करी होगी, यहाँ करी होगी, यहाँ करी होगी और यहाँ करी होगी, ऐसे तो करी होगी। यस सर। 4 बार पेमेंट करिए। फिर से पढ़ेगा, लिखा है रेंट इज पेबल इन एडवांस ऑन द लास्ट डे ऑफ द प्रीवियस क्वार्टर। इसकी पेमेंट कब कर दी होगी? यहाँ, इनकी यहाँ, इनकी यहाँ, ऐसी होगा। हमारे स्टेटमेंट में देखिए क्या कौन सी पेमेंट आएगी? जुलाई ये वाली आएगी ना। सितंबर में हमें रेंट की पेमेंट करनी है। कितनी करनी है? कितनी करनी है? रेंट अगर आप देखें हर महीने सेम है, यानी फिक्स कॉस्ट होगी। 5,000 रुपये महीना रेंट जाता होगा। कितने महीने की पेमेंट करिए? 3 महीने की। तो 5 इंटू 3 कितना हो गया? एडवांस है, यानी कि ये अक्टूबर नवंबर दिसंबर की पेमेंट हमने कब कर दी है? 30 सितंबर। इसमें कितनी रेंट जाएगी नहीं पता, लेकिन 5,000 रुपये महीना कंसिस्टेंटली जा रहा, तो समझ जाइए रेंट तो वेरिएबल तो होता नहीं, तो जाहिर सी बात है जब यहाँ 5 बच गया तो यहाँ भी 5 बच गया, फिक्स कॉस्ट है। ठीक है बात, बढ़े आगे। स्टाइपेंड, इसे तो कोई छोड़ता ही नहीं बच्चा, बहुत कम होता है ना, तो साथ के साथ लपक लेते हैं। देखिए क्या लिखा है, स्टाइपेंड विल बी पेड इन दी सेम। इसे कौन छोड़ रहा है? स्टाइपेंड देखिए जुलाई में 15 15 15 15 15 15 सेम मत, इसे कोई नहीं छोड़ता। बड़े आगे। फिर कौन सा है? टेलीफोन। देखिए पुराना क्वेश्चन है, पहले जमाने में क्या होता था, लैंडलाइन जो है ना फोन, उसका बिल 2 महीने में आता था एक बार। जनवरी फरवरी कॉल कीजिए, मार्च में पेमेंट करनी है। अब तो क्या है कि प्रीपेड हो गया सब, पहले से पैसे देने पड़ते हैं, और लैंडलाइन में शायद अभी पोस्टपेड चलता हो, क्या पता। तो ये उस दौर का क्वेश्चन है। देखिए टेलीफोन के बारे में क्या लिखा है, सी पॉइंट, टेलीफोन विल बी पेड एवरी 2 मंथ इन एरियर्स, दैट इज अप्रैल एंड मई विल बी पेड इन जून। इसका मतलब अप्रैल मई की पेमेंट कब करेंगे हम? जून जुलाई की कब करेंगे? अगस्त सितंबर की कब करेंगे? तो पेमेंट हमारे इसमें कौन सी आएगी? अगस्त वाली आएगी। ये लो जी, और कौन कौन से मंथ की आएगी? जून एंड जुलाई। जून एंड जुलाई में 8 + 9। तो जैसे क्वेश्चन कह रहा है बिल्कुल वैसे करना है, कोई दिमाग लगाना नहीं। ठीक है बात, जैसे क्वेश्चन कहेगा बिल्कुल वैसे ही करना है। ऑफिस एक्सपेंसेस एंड सैलरी के बारे में लिखा है, डी पॉइंट, फॉलोइंग मंथ, अगले महीने की पेमेंट करते हैं, यानी मई वाले की पेमेंट जून में, जून वाले की जुलाई। तो प्रीवियस मंथ झांक लें, प्रीवियस मंथ से पूछ लें, ऑफिस एक्सपेंसेस प्रीवियस मंथ, ऑफिस एक्सपेंसेस प्रीवियस मंथ 50 35 40 है ना? 50 35 एंड 40। ट्रेनिंग, ट्रेनिंग नीचे लिखा है, ट्रेवल एंड ट्रेनिंग विल बी पेड इन दी सेम मंथ। लो जी, ट्रेनिंग सेम मंथ है जी, 10 12 13, और ट्रेवल की सेम मंथ, क्योंकि तो कैश पे बिड करनी होती है। 14 15 15 सेम मंथ है ना बेटा। ट्रेनिंग और ट्रेवलिंग के खर्चे सेम मंथ लिखा है।
पार्टनर सैलरी पर आइए एफ पॉइंट, पार्टनर एंड असिस्टेंट सैलरी विल बी पेड इन दी फॉलोइंग मंथ सैलरी। तो प्रीवियस मंथ से पूछना पड़ेगा, प्रीवियस मंथ से पूछना पड़ेगा। जून वाले की पेमेंट कब करेंगे आप? जुलाई। तो जून में देखिए कितना 35, 35, 40, 35, 35 एंड 40। यहां तक आराम से इत्मीनान से नोट कर लीजिए। क्वेश्चन समाप्ति की तरफ है, ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है बस। बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन जितने भी हैं, जैसे फेसबुक, रिलायंस, गूगल, इन सब में बजट डिपार्टमेंट ही अलग होता है। मतलब ये काम छोटे बिजनेसमैन को तो लगता होगा क्यों बना रहे हैं, बट जो बड़े कॉर्पोरेट्स हैं वहां बजट डिपार्टमेंट ही अलग होता है, जिन लोगों का काम यही है बस बनाना। समझ रहे हैं आप? कॉस्टिंग में एक चैप्टर पढ़ेंगे, ध्यान से सुनिए। कॉस्टिंग में एक चैप्टर हम पढ़ेंगे वेरिएंस यानी डिफरेंस। हमने सोचा इतना पैसा खर्च होगा, हो गया ज्यादा, तो एक डिपार्टमेंट अलग है कॉर्पोरेट्स में होता है वेरिएंस डिपार्टमेंट। क्या नाम है? वेरी क्यों कराए, फिर छानबीन करेंगे कि भाई हमने तो सोचा था इतने रुपए खर्च होंगे, 5 लाख खर्च हो गए, 10 लाख क्यों ज्यादा हो गए। तो जो डिपार्टमेंट इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है उन्हें बुलाया जाएगा कि भैया ज्यादा क्यों खर्च हो गए। अगर वो सेटिस्फैक्ट्री आंसर दे रहे हैं तो ठीक, नहीं दे रहे हैं तो उनका डिमोशन होगा। पेमेंट तो स्टाफ नहीं करा है ना, कम खर्च कर रहे हैं तो प्रमोशन होगा। तो ये सब चीजें भी लिंकेज हैं। कॉस्टिंग में हम पढ़ेंगे वेरिएंस एनालिसिस कि जो सोच रहे हैं बजट में वो हो पा रहा है नहीं हो पा रहा है। नहीं हो रहा तो हमारे फेवर में है या अगेंस्ट में। ज्यादा खर्च कर दे तो अगेंस्ट है और कम खर्च करे तो फेवर में। तो उसी हिसाब से फिर हम वर्कर्स का प्रमोशन डिमोशन करेंगे। तो देखिए ऊपर पीएनएल अकाउंट की सब बातें हो गई हैं, नीचे ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट, ई पॉइंट, एफ पॉइंट तक हो गया है। जी पॉइंट देखिए 50,000 रुपए जुलाई में कंप्यूटर खरीदना है। लो जी खरीदो कंप्यूटर जुलाई में, यानी 50,000 में ना फिगर, तो 50 लिखिएगा। टैक्स पे करना है 5,000 एक है और 15,000 एक है अगस्त में, यानी 20,000 टैक्स। और जो भी टोटल करें यहां लिख जरूर दें, 5 + 15 है। कोई भी टोटलिंग करें यहां लिख दें, जैसे मैंने यहां भी लिखा था, यहां भी लिख दिया मैंने। कुछ भी अनडाउटेड बातें ना रखें। डाउट में कोई भी चीज रखेंगे तो वो कॉपी चेक करने वाला आपके मार्क्स काट सकता है। क्लैरिटी के साथ लिख दीजिए। और क्या रहेगा? एक ब्रांच खोलनी है सितंबर में, 20,000 रुपए ब्रांच सितंबर में 20 कीजिए। इसका टोटल कीजिए, इसे बी मान लीजिए टोटल को। क्लोजिंग बैलेंस क्या आएगा? ए माइनस बी। ये बी हो गया। क्लोजिंग बैलेंस ए माइनस, कर लीजिए इसे कंप्लीट।
देखिए एक महीने में शायद माइनस भी आ रहा होगा, 2 में आ रहा है। पहले में 6 का क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है, कोई टेंशन नहीं है, पैसे बच रहे हैं। अगले महीने माइनस के 8 आ रहे हैं, तो ओपनिंग बैलेंस -8 हो जाएगा सितंबर का, वो घटते घटते 16 हो जाएगा। ये तो देखना है, किसी महीने अगर कैश की शॉर्टफॉल है तो उसका अरेंजमेंट करना होगा आपको, उसके लिए प्लानिंग करनी होगी फिर। बढ़े आगे, कौन से क्वेश्चन रह गए हैं? 8 और 4, 8 तो मुझे कराना है, 4 भी रह गया। बढ़े जाएंगे। देखिए छोटा सा एग्जाम्पल लिखते हैं, लिखिए एक एग्जाम्पल लिखिए छोटा सा। लिखिए वेरिएबल एक्सपेंसेस ऑफ जनवरी मंथ, वेरिएबल एक्सपेंसेस ऑफ जनवरी मंथ is rupees 1 lakh and payable in next month। जनवरी के जो वेरिएबल एक्सपेंसेस दैट इज रुपीज 1 लाख एंड पेबल इन 1 मंथ। क्या मतलब है इसका? नेक्स्ट मंथ हुई, मतलब 1 महीने के बाद पेमेंट होनी है। तो इसकी पेमेंट कब होनी है जनवरी वाले की? फरवरी। ऐसी तो है, बट आगे लिखिए, बट 50% of variable expenses are subject to 50% of variable expenses are subject to 2.5% discount, are subject to 2.5% discount and balance have no discount, and balance have no discount। क्या समझे इसका मतलब? देखिए अलग अलग लोगों को पेमेंट करनी होगी, टोटल 1 लाख की पेमेंट करनी है, किसी को 50,000, किसी को 50,000। एक 50,000 वाला करा भाई मैं तो कोई डिस्काउंट नहीं दूंगा, दूसरा करा चलो ठीक है 5% डिस्काउंट दूंगा आपको। तो मुझे बताइए फरवरी मंथ में कितनी पेमेंट करेंगे? आगे लिखे, फाइंड आउट कैश टू बी पेड इन द मंथ ऑफ फरवरी। फाइंड आउट कैश टू बी पेड इन द मंथ ऑफ फरवरी। बहुत सिंपल सी बात, फरवरी में कितनी पेमेंट करें? है जी 98,750। बहुत सिंपल है, क्या करें? जनवरी में कितनी पेमेंट है? 1 लाख। कब होनी है इसकी पेमेंट? फरवरी में 50,000, और फरवरी में ही 50,000 माइनस
50,000 का 2.5%, कितना हो गया? 1250 नहीं, माइनस कर, यानी टोटल कितना हुआ है? 9875। 1 लाख में कितने % हुआ है? तुम ऐसा कह सकते हैं वेरिएबल एक्सपेंसेस जो भी होगा उसकी पेमेंट अगले महीने होगी, और 100 रुपये में 100 रुपये की पेमेंट ना कर कितने करेंगे हम? 98.7। तो कैसे लिखेंगे जैसे हम स्टेटमेंट में जब हम कैश आउटफ्लोस निकालेंगे कैसे लिखें बताइए? यहाँ हम लिखेंगे वेरिएबल एक्सपेंसेस, ऐसे लिख दूँ प्रीवियस मंथ इंटू 98.75% लिख दूँ, ऐसे बन जाएगी बात। दिसंबर वाले की पेमेंट कब होगी? जनवरी। तो जनवरी में जब हम आएंगे तो प्रीवियस मंथ जाएंगे दिसंबर, पूरे पैसे देंगे क्या? नहीं, कुछ कम देंगे। कितने देंगे? 98.7। क्वेश्चन 4 में बस यही पॉइंट नया है, बाकी सब कुछ पुराना है, होमवर्क है 8 में करा। क्वेश्चन 4 में बस यही पॉइंट है, 5th पॉइंट, बाकी सब कुछ वही पुराना है, इसमें कोई नई बात नहीं है। 5th पॉइंट पढ़ लीजिए क्वेश्चन 4 का। क्वेश्चन 4 का पॉइंट नंबर 5 यही पॉइंट है, पढ़ लीजिए इसे झटपट। क्वेश्चन 4 का 5th पॉइंट, ठीक है? बड़े आगे ये पॉइंट है, बाकी कुछ नहीं है उसमें, सब वही ओपनिंग बैलेंस है, ये है एक्सपेंसेस हैं, डेटर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं, ये सब कुछ है कुछ। कितने बच्चे ऐसे हैं मेरिट से बाहर से आते हैं? तो बाहर से आते हैं, जो बाहर से बच्चे आते हैं उनके पास क्या होता है ना, एक सीक्रेट पॉकेट होती है। हाँ, इनके पास एक सीक्रेट पॉकेट होती है, क्योंकि वो शहर से बाहर जा रहे हैं। लोकल का बच्चा के पास सीक्रेट पॉकेट की जरूरत नहीं होती, मेरा घर पास में, कोई दिक्कत होगी फ़ोन कर देंगे, पैसे आ जाएंगे। इन लोगों के पास एक सीक्रेट पॉकेट होती है, वॉलेट में एक सीक्रेट पॉकेट होती है, उसमें 500 का पत्ता रहता है। हाँ, मतलब वो तो यार ये तो अमीर आदमी है, इन्हें तो 500 बीघे जमीन है, इनको क्या फर्क पड़ना है। तो ऐसी कंपनी कह रही है कि देखो क्लोजिंग बैलेंस कम हो ज्यादा मुझे फर्क नहीं है, मुझे कम से कम 20,000 रुपये बैलेंस चाहिए और 20 ही रखना है, ना ज्यादा ना कम। तो सीक्रेट उस कंपनी होती है ना, भाई इतना पैसा तो होना ही चाहिए, बस ज्यादा होगा एफडी करा देंगे, कम होगा लोन ले आएंगे, लेकिन रखेंगे हमेशा कितना? 20,000। क्वेश्चन 8 में बस यही नया पॉइंट, बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम में 2-3 बार आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 8 आज का और चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन, ये वही सीक्रेट पॉकेट है इसमें। क्वेश्चन 8 का 7 पॉइंट पढ़िए डायरेक्ट। द फर्म हैड अ कैश बैलेंस ऑफ ₹20,000 ऑन 1 अप्रैल 2000 विच इज दी, क्या है? मिनिमम डिजायर्ड लेवल ऑफ कैश। ये कम से कम चाहिए। अच्छा ज्यादा होगा तो क्या करें? लिखिए क्या लिखा लास्ट, एनी कैश सरप्लस और डेफिसिट अबव और बिलो दिस लेवल इज मेड अप बाय टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट, या तो हम उसे इन्वेस्ट कर देंगे, या फिर लिक्विडेशन ऑफ टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट और टेम्परेरी बोरोइंग्स। कम पड़ेगा या तो जो इन्वेस्टमेंट करा था उसे बेचेंगे, इन्वेस्टमेंट नहीं है तो लोन लेंगे, बट रखना कितना है? 20 ही रखना है, ये इनकी शर्त है। और इस इन्वेस्टमेंट पर इंटरेस्ट कुछ नहीं मिलेगा, लिखा है इंटरेस्ट ऑन दीज टू बी इग्नोर, कैलकुलेशन को इजी करने के लिए। बाकी क्वेश्चन बहुत सिंपल, आइए पूरा क्वेश्चन करते हैं, शुरुआत से बढ़िए। प्रिपेयर मंथली कैश रिक्वायरमेंट फॉर 6 मंथ, बड़ा क्वेश्चन है, 6 महीने का है। अप्रैल, फ्रॉम अप्रैल यानी अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर। सेल्स ऑल्दो हमें अप्रैल से ना देकर जनवरी से दिए, और सितंबर ना देकर अक्टूबर तक दिए हैं। मजे की बात, 1 महीने आगे की भी दिए हैं, इसकी जरूरत पड़ेगी हमें। सेकंड में लिखा है सैलरी वेजेस, थर्ड पॉइंट लिखा है
ऑफ द सेल्स 80% ऑन क्रेडिट एंड 20% फॉर कैश, यानी 20% सेम मंथ, 80% का देखते हैं। 75% of the credit sales are collected within 1 month and balance in 2 months. There are no bad debt losses. तो पहला वर्किंग नोट बनाइए कलेक्शन पैटर्न, पूरा क्वेश्चन है, सब कुछ है इसमें, ट्विस्ट एंड टर्न सब कुछ है। वर्किंग नोट नंबर 1, कलेक्शन पैटर्न। फॉर एग्जाम्पल जनवरी में अगर 1 लाख है तो जनवरी में तो आएंगे 20,000 और क्रेडिट कितना हुआ 80,000। 20% कैश है, 80% क्रेडिट है। 75% किसका है? 75% ऑफ दी क्रेडिट सेल इन 1 मंथ, यानी फरवरी में 80,000 का 75%, हाउ मच? 60,000 एंड बैलेंस इन नेक्स्ट मंथ, यानी जो रेशो निकल कर आएगा दैट इज 20, 60 एंड 20। ट्वेंटी 60 एंड 20। वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। स्टेटमेंट शोइंग कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, वर्किंग नोट नंबर 2 कीजिए सब झटपट, आता है सबको बनाना, फटाफट कीजिए। स्टेटमेंट शोइंग कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। कीजिए सब।
कीजिए सर कंप्लीट। हो गया, कीजिए सर। तुम्हारा कैलकुलेटर कहाँ है भाई? हाँ बहुत वजन होता है, मैं समझ सकता हूँ। ऐसा ना कंधों पे जोर पड़े तो फायदा नहीं है। हेल्थ पहली प्रायोरिटी होती है हमारी। अच्छा नहीं है? तुम छुपा छुपा करके लिख रही हो। हाँ यहाँ रखो आराम से बेटा, छुपा के रहो इसको, है ना? तुम ज़्यादा छोटा नहीं लिख रहे हो, थोड़ा सा बड़ा लिखो इसका ना। ठीक है राइटिंग आपकी, बट थोड़ा छोटा लिख रहे हो। मैच कीजिए आंसर। अप्रैल का 124,000, ठीक है। अप्रैल का आएगा 1,24,000, मई का 88,000, जून का 68,000, जुलाई 80,000, अगस्त 92,000, सितंबर 80,000। चेक कीजिए। स्पीड बढ़ाओ बेटा, तुमने तो अभी करना ही शुरू करा। एग्जाम में इतना टाइम नहीं मिलता वहां पर। तो उनके भी तो ठंडे ही होंगे बेटा, उनके भी ठंडे हैं, वो भी करे बैठा। वो कौन सा राजस्थान से आए बैठे हैं, वो भी तो यहीं के ही हैं। लो जी मैं यहाँ लिख देता हूँ 124, 88, 68, 80,000, 92,000, 80,000। ये लो बेटा, लो से कैश बजट का फॉर्मूला बना लीजिए और मैच कर लीजिए आंसर एक बार यहां तक। ये सही है आंसर। मुझे बताइए इस स्टेटमेंट में और क्या लिख दूं मैं? वो कह रहे हैं क्लोजिंग बैलेंस तो 20 ही चाहिए, यानी ओपनिंग भी 20 ही चाहिए। तो इस बार तो सबको पहले लिख दें, 20 से ज्यादा कम होगा उसको देख लेंगे, एडजस्टमेंट कर लेंगे। वो तो कह रहे हैं जी 20,000 ही चाहिए मुझे, तो हर महीने का क्लोजिंग बैलेंस 20 चाहिए। इसका मतलब ऑटोमेटिकली ओपनिंग भी कितना चाहिए? 20 चाहिए। इनफ्लोज कुछ और नहीं,
शायद। और कुछ नहीं है। लो जी, कैश आउटफ्लोज, कैश आउटफ्लोज। मुझे बताइए, पहले सेल करते हैं परचेज करते हैं? पहले सेल करें परचेज करें? फिर सेल होगी। परचेज ज्यादा करते हैं, सेल ज्यादा करते हैं? अरे परचेज 1 लाख की करेंगे तो सेल 1 लाख की थोड़ी करेंगे। सेल की अमाउंट ज्यादा होगी, परचेज की? सेल की तभी तो प्रॉफिट आएगा। मान लीजिए ये 5 रुपए का खरीदा है तो 4 में थोड़ी बेचूंगा से मैं, सेल ज्यादा होगी। देखिए इस बार क्रेडिटर्स कैसे बताएं, 4th पॉइंट, ये भी मेन है जिसकी वजह से हम क्वेश्चन कर रहे हैं। 4th पॉइंट पढ़िए, वो कह रहे हैं परचेजेस अमाउंट टू 80% ऑफ सेल्स, यानी 20% जीपी होता हुआ है ना, सेल का 80% हमारी परचेज है, ठीक है बात। एंड आर मेड एंड पेड फॉर इन द मंथ, अभी तक तो फॉलोइंग होता था, इस बार क्या लिखा है? प्रीसीडिंग। क्या मतलब समझे इस बात का? यानी पेड टू क्रेडिटर्स मुझे जो करना है, मुझे बताइए अप्रैल में जो सेल करी है उसकी परचेज कब करी होगी? मार्च में, ऐसे तो होगा। और जितने की मैंने सेल करी अप्रैल में उसका 80% खरीदा होगा, कब खरीदा होगा? प्रीवियस मंथ में, प्रीवियस मंथ। क्या लिखूं मैं यहां पर? मुझे अप्रैल में ये जानना है मैंने कितनी पेमेंट करी। अप्रैल में मैं जो पेमेंट करूंगा वो कौन सी सेल पर डिपेंड होगा? मई की सेल पर। मई की सेल पर, मई की सेल होगी तभी तो मैंने अप्रैल में खरीदा होगा। पहले परचेज करते हैं, सेल पहले परचेज करेंगे। परचेज अप्रैल में करा और बेचा कब? मई में। अप्रैल में खरीदा, मई में बेचा। मई की जो सेल है उससे मैं अप्रैल निकाल सकता हूं? नहीं निकाल सकता हूं। अक्टूबर की जो सेल है उससे मैं सितंबर निकाल सकता हूं, इसलिए देखिए अक्टूबर की सेल दी है इस बार। ऑल दो बनाना हमें कब तक का है, तो मैं क्या लिखूं यहां पर? मैं लिख दूं नेक्स्ट मंथ सेल का 80%। अभी तक तो प्रीवियस लिखते थे हर बार, मैं यहां लिख देता हूं नेक्स्ट मंथ सेल का 80%। क्योंकि मई की सेल के लिए मैंने खरीदा कब होगा? अप्रैल में खरीदा होगा। तो अप्रैल के लिए मुझे मई में जाना पड़ेगा अगले महीने और 80% करना पड़ेगा। तो मुझे मई की सेल बताइए कितनी है? 60,000। 60,000 का 80% 48,000। वेरी गुड, ऐसे निकालते चले जाइए। कितना कितना है बताइए? 64, 80,000। अक्टूबर इसलिए दिया है इन्होंने 64, 48, 48 एंड लास्ट वन इज 80,000। देख रहे हैं आप क्वेश्चन? बिल्कुल प्रैक्टिकल ग्राउंड पर। बड़े आगे ऊपर सेकंड पॉइंट में वेजेस एंड सैलरी लिखा है, ये नहीं बताया कब पेमेंट करनी है। क्या माने? सेम मंथ। वेजेस एंड सैलरी
कुछ नहीं कहा, इसलिए इन्होंने ना पहले की इंफॉर्मेशन है ना बाद की, अप्रैल से लेकर सितंबर तक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। 9, 8, 10, 10, 9, 9। ठीक है बात। तो फर्स्ट पॉइंट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, 3 पॉइंट हो गया हमारा। फोर्थ पॉइंट भी हो गया हमारा। फिफ्थ है 10% डिवेंचर है 1,20,000 रुपए। डिवेंचर है तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा। 1,20,000 रुपए पर 10% इंटरेस्ट देते हैं, क्वार्टरली देते हैं। एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं? यानी हर महीने हर एक बार हम 3,000 रुपए की पेमेंट करते होंगे। 1,20,000 का 10% कितना हुआ? 12,000। 12,000 को 4 क्वार्टर से डिवाइड कीजिए तो एक क्वार्टर में कितना आता है? 3। और देखिए पेमेंट कैसे कैसे करनी है। इंटरेस्ट ऑन दीज हैज टू बी पेड क्वार्टरली इन जनवरी, अप्रैल एंड सो ऑन। क्या मतलब है इसका? यानी हर क्वार्टर के पहले महीने को पेमेंट कर देते हैं। जनवरी में करेंगे, अप्रैल में करेंगे, जुलाई में करेंगे, अक्टूबर में करेंगे। हमारे यहाँ क्या क्या आ रहा है? अप्रैल आ रहा है, अप्रैल आ रहा है, जुलाई आ रहा है, बस 2 ही तो क्वार्टर है, 6 महीने ना हमारे यहाँ, तो 2 पेमेंट यहाँ आएंगे। यानी पहली पेमेंट जनवरी में, फिर अप्रैल में, फिर जुलाई में, फिर अक्टूबर में, ऐसे पेमेंट होनी है 4 बार। कुछ टैक्स की पेमेंट करनी है 6 पॉइंट में, जुलाई में 5,000 रुपये। जुलाई, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 5,000 रुपये की पेमेंट यहां करनी है। इसका टोटल यहां कर देता हूं। हाँ जी, 60,000, 72,000, 90, 82, 57, 89,000। और देखिए बाकी क्वेश्चंस में और इसमें फर्क है। बाकी में तो हम यही क्लोजिंग बैलेंस निकाल देते A माइनस बी करके, लेकिन मैंने इस बार A माइनस बी करा है, क्लोजिंग बैलेंस नहीं लिखा इसे, क्योंकि क्लोजिंग बैलेंस तो 20 आना है। आपको जादू थोड़ी A माइनस बी करेंगे तो 20 आएगा, वो 20 से ज्यादा भी आ सकता है, 20 से कम भी आ सकता है। मुझे बताइए A माइनस बी 84, गुड। $36,000, ठीक है। 18,000, 55,000, 11,000। अब देखिए, समझ लीजिए, पहले से नोट मत कीजिए, एक बार यहां देखिए। देखिए अप्रैल में कितना बैलेंस आ रहा है? 84। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि देखिए ये जो क्लोजिंग बैलेंस है ना, हमें 20 ही चाहिए, लेकिन हमारे हिसाब से कितना आ रहा है? 84। कितना एक्स्ट्रा है? 64। वो कह रहे हैं इस 64,000 रुपये को आप इन्वेस्ट कर दीजिए।
64,000 को क्या करें, कितना बैलेंस आएगा 20। अगले महीने देखे, यहाँ देखे क्या हुआ, इस महीने देखे जून में बैलेंस फिर से कितना रखना है 20, लेकिन 2000 पहले ही नेगेटिव चल रहा है, तो कितना पैसा और चाहिए 22। वो 22 या तो बेचने से आएगा इन्हें या फिर लोन ले लीजिए आप। तो यहाँ कितना लिख लूँ मैं, कीजिए ऐसी कंप्लीट। तो यहाँ 16,000 का इन्वेस्टमेंट कर दूंगा मैं, यहाँ 2000 बेच दूंगा मैं, यहाँ पर मैं 35 का इन्वेस्ट कर दूंगा और यहाँ मैं 9,000 के बेच दूंगा। तो ये इस कंपनी की अपनी पॉलिसी है कि भाई मेरे को ना पैसा फिक्स चाहिए, बस 20,000, न ज्यादा न कम, और एक्स्ट्रा होगा तो इन्वेस्ट कर दो। देखिए 64 यहाँ इन्वेस्ट करें, 80,000 रुपये एक्स्ट्रा है जो इन्वेस्ट कर रखे हैं, तो लोन की तो जरूरत ही नहीं पड़ी। ये भी बेचा, ये भी बेचा, वो भी बेचा, लोन लेने की जरूरत पड़ी नहीं रही। हर महीने बैलेंस अपनी पॉकेट में कितना रखना है 20,000। कंटीजेंसी कुछ भी आएगी तो 20,000 में से निपटा देंगे, इसलिए वगैरह 20,000 कंटीजेंसी के लिए होने चाहिए। ठीक भी है। बाहर से जो बच्चे आते हैं वो कंटीजेंसी के लिए तो सीक्रेट पॉकेट रखते हैं 500 वाली, वंस इन अ ब्लू मून जरूरत पड़ जाए। तो ऐसी कंपनी करिए 20 होने चाहिए। एकदम कोई पेमेंट आ जाए जो पता ही नहीं, हो जाता है ऐसा कितनी बार, कोई दुर्घटना हो गई, एक्सीडेंट हो गया वर्कर का, कोई बात है, तो इतना कैश हमेशा होना चाहिए फैक्ट्री के अंदर। तो ठीक है, इस कंपनी की अपनी सोच है। ठीक है बेटा, तो ये एक छोटा सा चैप्टर था हमारा कैश बजट। जैसे मैंने आपको बताया जितने भी कॉर्पोरेट्स हैं उन सभी में बजटरी डिपार्टमेंट अलग से होता है, और इसी का आगे चैप्टर कॉस्टिंग में मिलेगा वेरिएंस। जो सोचा था वो हुआ है या नहीं हुआ है, नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, किसकी गलती है, खर्चे ज्यादा हो गए, तो उन सब चीजों को फिर एनालाइज करा जाता है। ठीक है जी।